everyone. In this video, we will see about the principles for periodic disclosure and for corporate governance. तो हम दोनों प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो कि पीरियोडिक डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल्स हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स है। ये आपका सेकंड टॉपिक है, मतलब एक हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर 2 का, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया का। देन ये सेकंड टॉपिक है जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल्स बता रखे हैं दोनों चीज़ों के, पीरियोडिक डिस्क्लोजर के एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो ये हमें रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर दे रखे हैं। तो इसके अंदर हमें ब्रॉड प्रिंसिपल्स दे रखे हैं पीरियोडिक डिस्क्लोजर के और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिस्टेड एंटिटीज़ के द्वारा। तो याद रखना, क्योंकि जो एलओडीआर है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो यानी कि जो रेगुलेशन 4 है सेबी एलओडीआर का, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड एंटिटीज़ पे ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए ना अपने रेगुलेशन 4 में डाले सेबी एलओडीआर के, ये किसके ऊपर बेस्ड हैं, ये उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं जो कि हमें किसने दिए थे, ईओस्को ने दिए थे, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन बोलते हैं। और साथ ही साथ जो ओईसीडी प्रिंसिपल्स हैं, ओईसीडी प्रिंसिपल्स, उनको भी यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट किया है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमने रेगुलेशन 4 को बनाया है। तो अगर कोई भी एम्बिग्यूटी होती है या कोई भी कन्फ्यूज़न होती है ना अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को रिगार्डिंग, तो वहाँ पे फिर ये वाली गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने गाइडलाइंस आती है प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर की। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये क्या बोलती हैं कि जो लिस्टेड एंटिटी हैं, जिनकी लिस्टेड सिक्योरिटी है, उनको डिस्क्लोज़र करना होगा और अबाइड करना होगा उन ऑब्लिगेशंस को जो कि हमें इन रेगुलेशंस के अंदर दी गई हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल्स हैं आपके, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करोगे किसी भी डिस्क्लोज़र को करते हुए या अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हुए। सबसे पहले हमें बताया गया कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करोगे, ठीक है, और साथ ही साथ उसको डिस्क्लोज़ करोगे, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करके उसको डिस्क्लोज़ करते हो, तो वहाँ पे आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर और डिस्क्लोज़ किस हिसाब से करोगे, जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के, उनको फॉलो करोगे। तो इसके अंदर मेन वर्ड आप याद रखना, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, द लिस्टेड एंटिटी शेल इम्प्लीमेंट द प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। ये तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन में पढ़ते आते हैं कि लेटर एंड स्पिरिट के अंदर हमें चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पे भी जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो करेंगी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रही होंगी, और यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका ध्यान रखेगी। तो यहाँ पे पीरियोडिक डिस्क्लोजर, देखो पीरियोडिक डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, तो ये जो पीरियोडिक डिस्क्लोजर हो रहा है इसके अंदर सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की और उसको डिस्क्लोज़ किया, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए किया। दूसरी बात कि जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही होगी तो उसके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो किया जाएगा, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो सेव रहे। उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। तीसरी बात, द लिस्टेड एंटिटी शैल रिफ्रेन फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशन की। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हो, चीज़ें बता तो रहे हो उसके अंदर, लेकिन अब गलत बता रहे हो तो फिर कोई यूज़ नहीं रहेगा ना। तो लिस्टेड एंटिटी को अपने आप को रिफ्रेन करना है, अपने आप को बचाना है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे, और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो मिसलीडिंग ना हो, ना ही इन्वेस्टर्स के लिए और ना ही स्टॉक एक्सचेंज के लिए। चौथी चीज़ आती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये टाइमली एंड एडुकेटली दी जाए। तो अभी हमने 4 चीज़ें की, कौन कौन सी, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ठीक है, उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स के लिए करना है। फिर तीसरी चीज़ हमने की कि हमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी। चौथी चीज़ हमने क्या बोली कि हमें टाइमली एंड एडुकेटली इन्फॉर्मेशन को देना है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे हैं इसके अंदर कि जो लिस्टेड एंटिटी शेल इंश्योर डिसएमिनेशन मेड अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन एंड सर्कुलर्स मेड देयर अंडर आर एजुकेट, एक्यूरेट, एक्सप्लिसिट, टाइमली एंड प्रेजेंटेड इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो लिस्टेड एंटिटी है उसको ये इंश्योर करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं ना, इन्वेस्टर्स तक या किसी के तक भी, वो इन्फॉर्मेशन एडुकेट हो, ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतनी हो, एक्यूरेट हो, एक्सप्लिसिट हो, टाइमली हो और सिंपल लैंग्वेज के अंदर हो। ऐसी लैंग्वेज ना हो जो कि लोगों को समझना आए या इन्वेस्टर को समझना आए। फिर जो चैनल्स हैं जिससे कि इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी लोगों तक, शेल प्रोवाइड फॉर इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बाय इन्वेस्टर्स। तो जिस तरीके से लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वो जो मेथड है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर्स उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सके टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर के अंदर। ऐसा ना हो कि उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हों। देन द लिस्टेड एंटिटी शेल अबाइड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एप्लीकेबल लॉज। और जो लिस्टेड एंटिटी है जितने भी एप्लीकेबल लॉज हैं ना, चाहे वो सिक्योरिटी लॉज हैं या कोई और गाइडलाइंस है, जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब
फॉलो की जाएँ लिस्टेड एंटिटी के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रख लो, इसके अलावा आगे भी 2-3 और हैं, बट अगर आप इतने याद रखते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, ये जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ये कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है? ईओस्को के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके प्रिंसिपल्स ऑफ पीरियोडिक डिस्क्लोजर के। उसके बाद हमारे सामने आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स। तो मेरे को लगता है कि आपको ये वाले तो याद हो गए होंगे जो अभी हमने पढ़े। कौन से पढ़े हमने? पीरियोडिक डिस्क्लोजर के। पहला कौन सा था? अगर आप मॉड्यूल लेके बैठे हैं तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग हमें फॉलो करना है, फिर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर करना है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के अंदर, फिर हमें मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, फिर टाइमली डिस्क्लोजर करना है, टाइमली एंड एडिक्वेटली बोल सकते हो, फिर हमें सिंपल लैंग्वेज के अंदर करना है। ठीक है, फिर एफिशिएंट करना है कि भाई खर्चा ज़्यादा ना हो, और सारे एप्लीकेबल लॉस को फॉलो करना है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स के अंदर हमें 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, जिसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले राइट ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर हमें किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। देन टाइमली इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट कैसे करनी है, स्टेक होल्डर का रोल क्या होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले राइट ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं कि किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है राइट ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर। तो सबसे पहले बात कि हमें क्या करनी है कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी है पार्टिसिपेट करने के लिए, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको मीटिंग के अंदर और वोट करने के लिए, कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। दूसरी चीज़, उनको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म रखना है रूल से, जो भी रूल्स हैं वोटिंग करने के लिए, प्रोसीजर है, वो सारा उनको बता के रखना है। तीसरी चीज़ कि उनको भी हमें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चंस पूछ सके, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, तो आप 3-4 याद रख लीजिए, दे आर मोर देन इनफ। अगर पूछेगा तो मैक्सिमम 5 नंबर को ये 1 पूछ सकता है, अदरवाइज टोटल पूछ लेगा। फिर उसके बाद कोई एडुकेट मैकेनिज्म मेंटेन किया जाए कि अगर उनको कोई ग्रीवियांसेस है शेयर होल्डर्स को, तो वो सही से सॉल्व हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख लो कि इसके अंदर राइट ऑफ शेयर होल्डर्स की, कि भाई उनको वोट डालने का अधिकार है, क्या प्रोसीजर है वो जानने का अधिकार है, अपने ग्रीवियांसेस बताने का अधिकार है, और अपने क्वेश्चंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछने का अधिकार है। तो ये कुछ बेसिक्स याद कर लो। फिर दूसरी चीज़ आती है टाइमली इन्फॉर्मेशन की। जो इन्फॉर्मेशन है वो एडुकेट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए, जो कि शेयर होल्डर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा कि एक तो आपको सफिशेंटली एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो भी है एजेंडा जो है सही टाइम पर पहुंच जाए लोगों तक। तो ये सारी चीज़ें बस इतनी आप याद रख लो कि टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी है, एडुकेटली एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर तीसरी चीज़ आती है इक्विटेबल ट्रीटमेंट की। हमें क्या कैसे ट्रीटमेंट करना है? इक्विटेबल ट्रीटमेंट कर रहा है सभी शेयर होल्डर के साथ। ठीक है, जैसे कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको, जितने भी सेम सीरीज़ के शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है। फिर इसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, और जो मेथड है का वोट कास्ट करने का वो मतलब कि थोड़ा सस्ता करना है कि सब उसके अंदर वोट कर पाएँ, ताकि सभी के साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो। ठीक है, और जो वोटिंग राइट्स हैं फॉरेन शेयर होल्डर्स के वो भी सही से मैनेज हों। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि सभी शेयर होल्डर को ऐसा लगे कि उनके साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ आप अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी के साथ अलग कर रहे हो। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, देन हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हमें इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है सभी शेयर होल्डर्स के साथ। फिर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर? तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है लिस्टेड एंटिटी को। दूसरी बात कि जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर उनकी जो राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है तो उनको रीड्रेस करने के लिए इफेक्टिव मेथड बनाना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है लिस्टेड एंटिटी को। और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास एक्सेस होना चाहिए रेलिवेंट, सफिशिएंट एंड रिलायबल ऑफ इन्फॉर्मेशन का, जो कि टाइमली उन तक पहुंच सके रेगुलर बेसिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी होती है कि जो एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है, उसको ये इंश्योर करना है कि टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर हो सभी मटेरियल मैटर्स का। ठीक है, चाहे कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो, परफॉर्मेंस हो, ऑनरशिप हो, गवर्नेंस हो लिस्टेड एंटिटी की, तो सारी की सारी टाइमली एंड एक्यूरेटली डिस्क्लोजर होना चाहिए उनका। फिर इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि 2 तरीके की, एक डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन की, एक की फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। तो डिस्क्लोजर के अंदर क्या बोलते हैं कि जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या की मैनेजरियल पर्सन्स हैं उनको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, whether they directly or indirectly or on behalf of third party have a material interest in any transaction or matter directly affecting the listed entity। कि अगर जैसे मान लो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ या मैं कोई KMP हूँ
जैसे मैं CS हूँ, तो मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मतलब मेरी ये ड्यूटी है कि मुझे ना डिस्क्लोज़ करना है, अगर मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जाकर मुझे डिस्क्लोज़ करना है कि अगर मेरा कोई मटेरियल इंटरेस्ट है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, जो कि कंपनी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसके अंदर मेरा मटेरियल इंटरेस्ट है, तो मुझे डिस्क्लोज़ करना है। दूसरी बात कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, तो मुझे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के सामने भी उसको जाकर डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर मैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ या मैं की मैनेजरियल पर्सन हूँ तो। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जो कि 14 फंक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। 14 से भी ज़्यादा ही हैं, हाँ 14 ही कह सकते हो आप। 14 तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा जो की फंक्शंस के अंदर ही 9 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो 9 + 14 अराउंड 23 हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर की फंक्शंस के अंदर आप सेकंड पॉइंट याद कर लो कि मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी गवर्नेंस की क्या फंक्शन है कि इफेक्टिवनेस को जो है मतलब लिस्टेड एंटिटी की गवर्नेंस की उसको चेक करना है, मॉनिटर करना है। फिर सिलेक्ट, कंपनसेट एंड मॉनिटर करना है जहाँ पे भी नेसेसरी है की मैनेजरियल पर्सन को, कि उनको सिलेक्ट करना है, उनको कंपनसेट करना है, उनको मॉनिटर करना है। देन जो की मैनेजरियल पर्सन है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी जो रेम्यूनरेशन है उनके बीच में अलाइनमेंट लेके आनी है। फिर उसके बाद जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करना है, और जितने भी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना है और मैनेज करना है। तो ये कुछ आप याद कर सकते हो, जैसे ओवरसीइंग करने हैं जो भी डिस्क्लोजर एंड कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, कुछ आप याद कर लीजिए क्योंकि सारे याद होंगे नहीं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे हमारे प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कहाँ पे दिए गए हैं हमें? ये रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी LODR के अंदर दे रखे हैं। किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा, थोड़ी तो आपकी हेल्प होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग कमेटीज़ आई, गांगुली कमेटी या जितनी भी आगे कमेटीज़ आई उनको डिस्कस करेंगे और आगे हम समझेंगे इसको। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।